बिहार की राजनीति, जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं करता, बल्कि राजनीतिक सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषाएं गढ़ता है। यदि पिछले 2 दशकों के चुनाव देखें, तो बिहार में राजनीति का पूरा नक्शा कई बार बदला है। 2005 में पहली बार नीतीश कुमार का उदय हुआ और उसी साल चुनावों में लालू राबड़ी का 15 साल पुराना शासन समाप्त हुआ। यही वो मोड़ था जहां सुशासन, सड़क, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे बिहार की चुनावी राजनीति के केंद्र में आए। 2010 तक आते आते नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी ने 206 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 2015 में कहानी अचानक पलट गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और इसी गठबंधन ने 178 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। फिर आया 2020, जहां मुकाबला बराबरी का था। महागठबंधन ने जनता के मुद्दों के साथ मजबूत लड़ाई लड़ी, लेकिन एनडीए ने 125 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बचा ली। और आज 2025 में जब चुनाव रिजल्ट आए, तो एनडीए ने फिर इतिहास रच दिया और इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी अहम रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 25 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 19 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम, एनडीए ने लगाई डबल सेंचुरी, 200 से ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 90 से ज्यादा सीटें जीती। जदयू ने भी 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 80 से ज्यादा सीटें जीती। एलजेपी रामविलास ने 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, करीब 20 सीटें जीती। आरजेडी ने 143 सीट पर चुनाव लड़ा, 30 से कम सीटों पर मिली जीत। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 से कम सीटें उसके खाते में आईं। वाम दलों ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें ही जीत पाए। प्रशांत किशोर की पार्टी का नहीं खुला खाता, 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त। जनता का जो निर्णय है, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में हुई। नीतीश जी, मोदी जी के नेतृत्व। रिजल्ट तो केवल आज आया है, इससे आप मत मानो कि आज रिजल्ट, ये विकास के पैमाने मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो हुए हैं, आप किसी भी राज्य में चुनाव कराओ, ये स्थिति होने वाली है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो जीत हुई, देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बिहार की जीत पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार जीत पर बधाई दी है और तंज कसा कि जिस तरह चुनाव आयोग ने काम किया है, उससे बेहतर सहयोगी भाजपा को कहीं नहीं मिल सकता। बिहार चुनाव में जो तस्वीर सामने आई, उससे ये स्पष्ट है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग खुद ही सही, मतलब वो आयोग नहीं रह गया, वो तो अनुसांगिक संगठन हो गया है, उन्हीं की तरफ से काम करते हैं। तो प्रजातंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। सारी जगह एक ही स्ट्राइक रेट है, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार, एक ही स्ट्राइक रेट है, उससे कम हो ही नहीं रहा 90%। राहुल गांधी जी ने चाहे महादेवपुरा में का उदाहरण उन्होंने दिया, किस प्रकार से एडिशन कर रहे हैं, किस प्रकार से डिलीशन कर रहे हैं, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग सुनने के तैयार नहीं है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू की मजबूत वापसी, आरजेडी का संघर्ष और कांग्रेस का लगातार गिरता ग्राफ पूरी राजनीतिक तस्वीर को एक नए अध्याय की ओर बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, हमारी खास पेशकश रिपीट हो गई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले एक
विशेष ध्यानाकर्षण है आप सब लोगों के लिए कि रिपीट बहुत कुछ हुआ है। रिपीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की जीत का रिपीटेशन हुआ है। राहुल गांधी जी के खाते में फिर से एक और हार जुड़ी, उनकी हार का रिपीटेशन हुआ है। सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार का रिपीटेशन होने की पूरी संभावना है। तो सबके अपने अपने तरह के रिपीटेशन हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। रिपीट की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। किसी को इस रिपीट ने बीट किया है, किसी ने इस रिपीट को हीट किया है और किसी ने इस रिपीट को ट्रीट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ट्रीट मिला है, कांग्रेस को बीट मिला है और एलजेपी को हीट मिला है। और जन स्वराज पार्टी जो कभी प्रशांत किशोर जो कि बड़े रणनीतिकार माने जाते थे, वो चारों खाने तो छोड़ो, वो किसी खाने में ही नहीं है, जाने कहाँ चित्त हैं, चित्त वित्त होंगे वो। तो ये जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं और इन नतीजों पर पुराना ये राग का भी रिपीटेशन है कि एसआईआर का फर्क है, चुनाव आयोग ने फर्क डाला है। हालांकि अब ईवीएम पर कोई निशाना नहीं साध रहा है, ईवीएम ने इस बार राहत की सांस ली होगी। तो बिहार की जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाली है। 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 90 से ज्यादा सीटें जीती, डबल सेंचुरी लगा दी। जनता दल यूनाइटेड ने भी 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 80 से ज्यादा सीटें जीती। एलजेपी ने 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 20 सीटें जीती। कुल मिलाकर गठबंधन सफल रहा। आरजेडी 143 सीट पर चुनाव लड़ा, 30 से कम सीटों पर समेट गई और कांग्रेस 10 से कम सीटें उसके खाते में आई। बाकी वाम दल सब 30 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीटें जीत पाए। पीके बहुत फीके हो गए हैं। 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। मोहन यादव के दौरे सफल हुए, अधिकांश सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। तो इसी रिपीटेशन का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सचिन वर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत पांडे जी प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के और रमेश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, जीत का शतक लगाने की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, माफी चाहूंगा, हार का शतक लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल गांधी जी। जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस को बढ़त मिली थी और आपने मोदी जी की जो गठबंधन है एनडीए, उसको 400 पार जाने से रोक दिया था, आपने उसी को मूलतः अपनी जीत मान लिया था। अपनी हार में भी आपने जीत ढूंढ ली थी और अब ये जो जीत एनडीए को मिली है वो फिर से आपको आईना दिखा रही है। इस बार क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश ने मिलकर और एलजेपी ने मिलकर जो चुनाव एनडीए ने लड़ा, निसंदेह राजनीति में चुनाव का परिणाम ही किसी भी राजनीतिक दल की प्रतिस्पर्धा से ऊपर परिणाम जब आता है तो वहीं उसका लक्ष्य होता है। एनडीए को बिहार में जो चुनाव हुआ उसकी बहुत बधाई। लेकिन न केवल जैसे आपने गलती से कहा कि राहुल गांधी जी की जीत, तो ये जो शब्द है जो आपके मन के भाव से निकला, टंग स्लिप है, टंग स्लिप है, मान लीजिए, मैंने कहा ना मन के भाव से, यही आप खुश में रहेगी। नहीं, मैंने इसी कहा ना, मतलब आपको जुबान फिसलने वाली चीज भी अगर आपको मन से निकली है तो मान लीजिए भैया नवीन जी, फिर तो आप उन्हें जो है, देखिए हम यूनाइटेड नेशन का, मेरे मन से तो उन्हें यूनाइटेड नेशन का प्रमुख बनवा दिए। संयुक्त राष्ट्र वार्ता करेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा भाषण करते हैं, कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति में चलेंगे नहीं। देखिए उन्हें पढ़ाना चाहिए था आपको मिडिल स्कूल नंबर 3 फरीदाबाद में, थोड़ा गांव घूमते बचपन में,
अब घुमा रहे हो 55 में, तो समझ में आएगा नहीं। क्या होता है ना, समय समय की बात है। देखिए ये जो आपने अब कहा ना, समय समय की बात है, कि बचपन में नहीं दिखा चाय वाला बचपन में और दिखा बाद में 55 के बाद, तो ये एक चमत्कार है। देखिए कोई बचपन में आपकी नजर में नहीं दिखा, लेकिन वो बचपन में भी सीख रहा था और सीखने की बात आज 55 में भी कर रहा है। और कोई जो बचपन में कहीं कोई चाय नहीं दिखी, वो आज 55 के बाद सारी चीजें दिख रही हैं। आडवाणी के सामने, आडवाणी जी के सामने रेल में लटके हुए कितना चित्र उनका वायरल हुआ, मुंह फूली हुए, कैसी बात करते हैं। रेल में लटके हुए तो आडवाणी जी से और अटल जी आज नहीं है इस दुनिया में, उनसे पूछा जा सकता है। खैर बहरहाल अभी दिशा मैं मुद्दे पर आऊं। प्रसन्न है कि नहीं, ये बताइए इस हार से। नहीं देखिए, हम तो न जाने कितने चुनाव लड़े और मैं समझता हूं हारे, हाँ स्वीकार कर रहे हैं। देखिए जो परिणाम है उसको स्वीकार कर रहे हैं। यही परिणाम अगर इतने मोदी जी हार जाते तो मैं समझता हूं कि शायद वो अपनी जनता की तो छोड़िए, अपनी आवाज की भी बात नहीं कर पाते, अपनी पार्टी की भी आवाज नहीं बात कर पाते अगर वो इतने चुनाव हार जाते। इस चुनाव ने, नवीन जी, मुख्य बात मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप देखिए चुनाव हुआ, हम हार हुई, स्वीकार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पूरी जनता सुन रही है, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाखों लोग चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आप देखिए कि ये हिंदुस्तान में हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य का चुनाव होता है, 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 90 से ऊपर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। कहां? जहां 101 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है और 80 से ऊपर सीटों पर चुनाव जीतती है। 20 सीटों की एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव जीतती है, लड़ती है और 20 सीटों पर चुनाव जीतती है। आप देखिए, इसका मतलब यह पूर्ण बहुमत इस बात को दर्शाता है कि बिहार एक खुशहाल प्रदेश है, वहां हर हाथ को काम मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, पलायन रुक चुका है, रोजगार मिल चुका है, अत्याचार बंद हो चुका है। तो सुनो, तो पैनल बड़ा है तो दो तीन मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं जी। सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं और एक पार्टी ने इतना काम केंद्र की और राज्य की सरकारों ने करा कि जो आदमी जनगण मन में हिल रहा है, जो जमीनें और तमाम चीजें रोकी जा रही हैं, बिकी जा रही हैं, प्रदेश बदहाल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्टों के अनुसार, और एक तरफ स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का है। ये प्रश्न है, बधाई तो ठीक है भारतीय जनता पार्टी को, आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न अभी अनुत्तरित छोड़ता हूं, जनता के सामने भी है कि कहीं ना कहीं आप ये प्रश्न दाल में काला कहीं ना कहीं ढूंढो। आप प्रश्न अनुत्तरित छोड़ता हूं, लेकिन थोड़ा जिनके साथ आपने हाथ मिलाया था ना, लालू जी, जब आप ही का शासनकाल था, जब सीबीआई में उनको चारा घोटाले में, भ्रष्टाचार में वो उनको सजा हुई, सजा काट के वो आए हैं, उन्हीं के समय पे अपहरण उद्योग फला फूला। तो ये बिहार भूलेगा नहीं। लेकिन अभी अब आप जीत के लिए किसी से भी हाथ मिलाने तैयार हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 10 भी फेल हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर मैं बिहार में होता, मैं नहीं देता वोट उनको। एक वोटर के तौर पर यह कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी टाइप का कोई व्यक्ति मुझे वोट देने के लिए मिलेगा तो मैं नोटा पसंद करूंगा। और काहे नोटा वोटा जाऊंगा, फिल्म लगा के घर पे 3 घंटे फिल्म नहीं देखूंगा, छुट्टी मनाऊंगा। लोकतंत्र छुट्टी पर है उस दिन जब नेता ऐसे होंगे। जनता को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आप क्या सरकारें बदलने के लिए कर्पूरी ठाकुर चाहिए, सरकारें बदलने के लिए जयप्रकाश जैसे लोकनायक चाहिए, सरकारें बदलने के लिए चाहिए राम मनोहर लोहिया, और वो सदियों में आते। अब आप अबे आऊंगा, अनंत सिंह जो अपराधी है जेल से चुनाव जीत जाता है, हाँ, मतलब एनडीए के गठबंधन से, वो अच्छा होता है। अरे आप वो अच्छा होता है। और जितना आप महाराष्ट्र में ये चोरों की गिनती बता रहे हैं, सारे सीबीआई और ईडी से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वो सफेद पोशाक हो जाते हैं। इससे नहीं होगा ना, वो सफेद पोशाक नहीं, कोई सफेद पोशाक नहीं हो जाती इससे। अब फिर कम खराब, वो ज्यादा खराब में जनता सेलेक्ट करती है ना कि किसके में अनंत सिंह, मतलब वो जेल से चुनाव जीत गया और एनडीए से लड़ाई, इसलिए कम खराब है। आपके यहां भी बहुत है, लेकिन फिर कम खराब और कम खराब में, अच्छे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। जरा निशिकांत जी से पूछ लेता हूं। निशिकांत जी, जो चर्चा में प्रसन्नचित्त मुद्रा में तो होना भी चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मुद्रा निशिकांत जैसी है,
तो निशिकांत जी, ये तो बिहार में बाहर ला दी आप लोगों ने। ये इसमें वो चुनाव आयोग की भूमिका जो SIR में बहुत सारे वोट काट दिए, और अभी भी उसके आंकड़े भूपेश जी ने प्रस्तुत किए, उन्होंने तो सीधा चुनाव आयोग को बधाई दे दी। हालांकि EVM इस टाइम पे खैर मना रही है कि चलो शुक्र है अब उसकी जान छूटी पिछले कुछ चुनावों से। तो क्या कहेंगे? नवीन जी, आपको और सभी प्रबुद्धजनों को संध्या जो जी प्रणाम। देखिए, चुनाव जो है समन्वय, समर्पण और सम्मान के साथ जब एनडीए ने चुनाव लड़ा, उससे परिणाम स्वरूप आपके समक्ष ये परिणाम आ रहा है। देखिए, जिस प्रयास से अभी हमारे अमित जी कह रहे थे कि बहुत सारी बातें, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहां चुनाव नहीं लड़ा, लड़ने की तो बात ही नहीं है। 16 दिन का एक आंदोलन किया, उसके बाद 57 दिन का रेस्ट किया। इस प्रकार से चुनाव नहीं लड़े जाते, लेकिन उससे शायद अमित जी नाराज हो जाएंगे। सर्वप्रथम नवीन जी, आपके माध्यम से संपूर्ण बिहार की जनता को, बिहार के कोटि कोटि कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ताओं को, साथ ही साथ बिग थैंक यू टू राहुल गांधी। ही डिड अगेन, मतलब सेम थिंग। उनके कारण ही भारतीय जनता पार्टी इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती है। उसकी स्वीकृति हमारी, और हमारे सबसे बड़े समर्थक के रूप में राहुल गांधी पर्दे के पीछे, भगवान ईश्वर उनको स्वस्थ और दीर्घायु जीवन। क्या कारण है? आप SIR की बात कर रहे हैं नवीन जी। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण ना हो? कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि नागरिकता की पहचान ना हो? क्या कारण है? आपको चीजों को मतलब मैनिपुलेट करना अलग विषय है, लेकिन आप अंतरात्मा से तो पूछिए कि क्या देश की नागरिकता का शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतदाता कौन है, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप डायरेक्ट, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की बात कर रहे थे, भूपेश बघेल जी को 68 सीट मिली थी नवीन जी। अभी हमारे भाई कह रहे थे अमित जी कि 101 में 90, 543 में 404 अमित जी। सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक कांग्रेस अमित जी। अच्छा, बूथ को आप बंदूक से लूटते थे, वही घटना के कारण आपके दिमाग में ये परसेप्शन क्रिएट हो गया कि बूथ से लूटा जाता था तो शायद ईवीएम से भी लूटा जाता होगा। ऐसा परसेप्शन है क्या अमित जी? नहीं है। आपके भी कार्यकर्ता जमीन लेवल पे काम करते हैं साहब, कभी उनसे तो आंकड़ा ले लिया करो। टीवी डिबेट में हमारे बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी बैठे हैं, पूछिए तो कि किस प्रकार से चुनाव जो प्रबंधन होता है, बूथ मैनेजमेंट, बूथ जितना ही चुनाव जीतने का एक प्रमुख और कारगर उपाय है, बूथ पे आप नहीं है। आपने क्या किया? जिस प्रकार से बिहार में प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है, आपके मंच से दी जा रही है, आप उसको मतलब ना मजम्मत करते हैं, ना उसकी कोई बात करते हैं। इस प्रकार से मतलब भ्रम, भय और गुमराह करने की राजनीति से आप जमीन हासिल कर लेंगे कहीं। अच्छा, बिहार में आखिरी बार आपकी सरकार कब थी अमित शर्मा जी, मालूम है आपको? लास्ट टाइम बिहार में या उत्तर प्रदेश में या बंगाल में या केरल में या गुजरात में, कई ऐसे स्टेट है जहां ईवीएम नहीं था, उस समय नहीं हुआ करता था ईवीएम। तब से आप नर्क में हैं वहां। इसका इंट्रोस्पेक्ट कौन करेगा साहब? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का इंट्रोस्पेक्ट करने बैठेगी। हम भी छत्तीसगढ़ चुनाव हारे, बहुत बुरी तरह से हारे। एक एक कार्यकर्ता के दिल में सूल लगा। 5 साल जब तक हम चुनाव नहीं जीते तब तक शांत नहीं बैठे। उस निकम्मी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद ही शांत बैठे, और हमारे प्रयास को अमित श्रीवास्तव जी ने देखा है। तो इस प्रकार से धांधली की बात करके आप किसके साथ धांधली की बात कर रहे? लालू यादव के साथ स्टेज शेयर करके आप बोलते हैं कि वोट चोरी हो रही है। कैसे? वो तो बूथ लूटते थे साहब, जिन निकलता था, जंगल राज में जिन निकलता था, आपको याद नहीं होगा तो चुनाव आयोग इलेक्शन लड़ते थे भाजपा के खिलाफ। जो चुनाव आयोग हुआ करते थे वो इलेक्शन लड़ते थे। शायद आपके स्टेट ऑफ माइंड में ये बैठ गया है कि चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिलकर काम करती है। ऐसा कतई नहीं है। आप अपने बूथ के कार्यकर्ता से, जमीनी कार्यकर्ता से, लोगों से तो मिलिए। मिलना छोड़िए, मछली पकड़ने तालाब में कूद जाने से आप जीत जाएंगे चुनाव, ऐसा कतई संभव नहीं है। शानदार मैंडेट के लिए पुनः बिहार की जनता को बधाई, शुभकामनाएं। 5 साल विकसित बिहार के लिए संकल्पित मन से एनडीए की सरकार काम करने जा रही है, और जो जो वायदे किए हैं उसको डिलीवर किया जाएगा। जी नवी जी। अमित जी, आपका जिक्र किया कि देखिए ये सारे जो परसेप्शन आपने बनाए हुए हैं, ये जब आपका शासनकाल रहा लंबे समय तक तो ये आपके टूल थे, तो वही शायद आपके दिमाग में बैठ गए हैं। और ये जो हार है, अगर इस पर आपका भी एक ओपिनियन चाहूँगा कि क्या आप भी भूपेश बघेल जी से सहमत हैं, या आपको लगता है कि कुछ
अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिपीटेशन हो रहा है। पहले ईवीएम का एक भ्रम बैठ गया था कि ईवीएम से हो सकता है, लेकिन इस बार तो उसकी भी मांग नहीं उठी कि नहीं चुनाव बैलेट से कराए जाएं। तो क्या आखिर कारण रहा और इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? वहां वो 400 पार हो नहीं पाए, लेकिन इस बार यहाँ एनडीए 200 पार हो गया। नवीन जी, मैं अपने दोनों अनुजों की बातों को बड़े शिद्दत से और गौर से सुन रहा था जी। और सबसे पहले तो मैं निशिकांत जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज आप लोग लगातार जो भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ कदम ताल कर रही थी, आज आपकी विजय हुई। आपके लिए आपको बधाई। और निश्चित तौर पे, और आपने कहा कि आज ईवीएम पे बात नहीं उठी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी जवाबदारी के साथ आपको एक बात कह दूं कि अगर 542 सीट पे भी हम जीत जाएंगे तो भी हमारे को ईवीएम पे विश्वास नहीं है। तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। और अलग विषय होगा कि उसमें आप कहेंगे कि आप हिमाचल जीत जाते हैं, कर्नाटक जीत जाते हैं, नहीं, मैं तो नहीं फिर आप कहूंगा। लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं नहीं कहूंगा जी, नहीं, आई मीन टू से आप जो भी बैठता है वो कहता है। दूसरा, 2-3 प्रश्न उठे हैं यहाँ पर जी। और अभी पांडे जी कह रहे थे कि कौन व्यक्ति एसआईआर नहीं चाहता। पांडे जी आप मेरे बहुत प्रिय अनुज है, विद्वान प्रवक्ता है, तो समझिए बात को। एसआईआर बिल्कुल भी लोग तब नहीं चाहते जब एक ब्राजील मॉडल का फोटो 22 बार यूज होता है और 1,24,777 नकली फोटो वाले वहां पर वोट कर देते हैं। 2 बूथों पर एक ही व्यक्ति 223 बार वोट कर देता है। और उस पर जब हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जब आप जनादेश की चोरी करते हैं, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करते हैं और जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने का काम करते हैं पांडे जी, तो बिल्कुल भी हमें एसआईआर नहीं चाहिए अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक प्रश्न उठाया था नवीन जी, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं और बातों बातों में अभी आपने कहा था कि लालू जी को हमने सीबीआई से अरेस्ट करवाया था। बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन मैं एक और आपके लोकप्रिय चैनल में आपके प्रबुद्ध जनता को एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने भी बिहार में नीतीश जी के डीएनए पे प्रश्न उठाया था और आज वो दोनों साथ में हैं। जनता, ठीक है, आज उनकी जीत हुई है, मैं बहुत माफी के साथ मैं यही कहना चाहता हूं अमित जी कि नया फैसला करना होगा शायद हमें दोबारा। उदाहरणों का सूरज निकला अंधा और आवारा के। देखो, उन्होंने भी तो 200 रुपए की चोरी की, हमने 5,000 की। अरे चोर मौसेरे भाई होने चाहिए थे, राजनीति में शत्रु हो गए अलग बात है, लेकिन चोरी तो चोरी है ना, एकदम डिफरेंट चाहिए। अगर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा खराब है तो बहुत ज्यादा प्रतिशत है, हम कम प्रतिशत है, इसमें चलेगा नहीं। इससे बेहतर था कि आप जन स्वराज की तरह शून्य रहते। कोई जरूरत नहीं है। कहां राहुल गांधी, कहां तेजस्वी यादव, एक व्यक्ति जो अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, तमाम सारे गुण हैं उस व्यक्ति के अंदर, उसने भारत घूमा, भ्रमण किया, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश को सैल्यूट है। बहुत मेहनत की है पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी जी ने, लेकिन जीत के लिए अगर ठीक है, एक अदद जीत के लिए अगर उन्हें तेजस्वी यादव को स्वीकार करना पड़े, जिसको रिजेक्ट किया था, फिर फर्क क्या रह गया? फिर मोदी जी में और राहुल जी में फर्क क्या रह गया? फिर जनता कहती है कि ठीक है, फिर जनता का मूड कुछ डिफरेंट नहीं रहता, एक ही टाइप का दिखता है, तो फिर लगता है कि जो चल रहा है उसको ही चलने तो कंटिन्यूएशन मिल जाता है। नवीन जी, इस जीत ने बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें रिपीट हुई हैं। मैं अगर इस पूरी जीत को एनालाइज करता हूं तो मुझे एक चीज जरूर सुकून देती है कि जाति जो बिहार से जाति नहीं थी, इस जनादेश ने अगर ये सही है तो निश्चित तौर पे जाति जनता ने बता दिया कि आपको काम पे वोट मिलेगा और जातिगत जो आप राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं अब आपको विकास की ओर जाना पड़ेगा। रही बात आपने कही, तो राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते भी हैं, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो प्रश्न उठाए, ये तो परसेप्शन है अमित जी, किसी ने कह दिया, ये पुराने ट्रेंड है जो हम ढो रहे हैं। कोई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अब जो लव में ये हत्याएं हो रही हैं, कैसे उनको फेयर कह देंगे आप? नहीं है, ये तो पुराने ट्रेंड है। अब वो कहते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एक ट्रेंड है। मैं कहता हूँ गलत है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये तो क्यों ढो रहे हैं? बदलना पड़ेगा। देखिए, मैं बस जैसे अमित जी ने कहा कि आज से हम मान लें कि बिहार में सुशासन था, सारे लोगों को रोजगार मिल गया, 12,000 फेरियां जो हैं वो अभी छठ पूजा में चला दी गई, और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं 13 करोड़ वोटर में लगभग 7.5, वहां पर अगर जनसंख्या में 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर है,
और उसमें भी 16 साल से लेके 32 साल तक नवीन जी वहां पर जो है वो युवा मतदाता है। तो क्या उनको रोजगार मिल गया? क्या पलायन रुक गया? क्या महंगाई कम हो गई? मतलब कहीं ना कहीं आप बता दीजिए। दूसरा, अब हमको आज समझ में आ रहा है व्हाई द इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉय द इलेक्शन फुटेज। जब 6 महीने का प्रावधान होता है आप 45 दिन उसको कर देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें हटा देते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि दिस इज द फंडामेंटल अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक सोल ऑफ इंडिया। ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है कि लोकतंत्र में लोकलाज का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो सवाल उठे थे तो उनका वो होना चाहिए। मैं सचिन जी से समझ लेता हूं अब, चूंकि नाम में ही सचिन लगा हुआ है। ये जो फ्रंट फुट पर सचिन जी खेल रही है आपकी पार्टी, दे रहे हैं दनादन जीत के सिक्सर, वो कह रहे हैं मैच फिक्सिंग है चुनाव आयोग के साथ। देखिए, अब कांग्रेस को वोट चोरी की नहीं, अब तो इनको डाका डालने की बात करना चाहिए, जिस तरह का मैंडेट मिला है जी। तो अब ये चोरी का शब्द जो है कांग्रेस छोड़ दे, अब डाके की बात करना शुरू कर दे कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी जी का बोलना है कि हर 8वां वोट जो है वो चोरी होता है। उनका एनालिसिस जो था, जो उन्होंने म्यांमार से, जिसका +6.30 का जो म्यांमार स्टैंडर्ड टाइम के साथ में वो जो स्क्रिप्ट दिखा रहे थे वो आई थी, वो म्यांमार में तैयार हुई थी। तो ये तो जो उन्होंने बोला है, अगर हर 8वां वोट भी अगर कम कर दिया जाए तो इस मैंडेट की स्थिति अगर आप देख लेंगे, ये मैंडेट जो है ये आपकी पोल खोलता है। आपके बार बार आप ये जो वोट चोरी की बात बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर आप जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज रखते हो तो ट्रंप ने भी ये बोला था कि 2020 का जो चुनाव था वो चोरी हो गया था, उसमें वोट चोरी हुई थी। और वो अपने जो वोटर्स हैं, जिसको मागा क्राउड बोलता है, उनको वो यही बताता है कि ये हिंदुस्तानी लोग जो आए हैं, ये तुम लोग कॉम्पिटेंस में, तुम्हारी कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं है, ये जो हिंदुस्तानी आए हैं यहाँ काम करने के लिए, ये तुम्हारी जो है नौकरी चोरी कर रहे हैं, ये तुम्हारा जॉब चोरी कर रहे हैं, ये तुम्हारा व्यवसाय चोरी कर रहे हैं। तो अगर आप उन सब स्थितियों को देखें तो कहीं ना कहीं आपको राहुल गांधी की दिशा और दशा दोनों का एहसास हो जाएगा कि किसको कॉपी कर रहे हैं जी। ये उन्हीं लोगों को, उसी जो नैरेटिव है उसको इस देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन पर, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी विश्वसनीयता पर आप उंगली उठाओ, ताकि जनता में विद्वेष ये फैले कि जो इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था जो है वो भी पक्षपाती हो सकती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह एहसास हो कि हमारी पार्टी तो कहीं भी किसी भी हद में कम नहीं है, हम लोगों ने तो उतनी ही तैयारी की है, हम लोगों ने उतनी ही मेहनत की है, हमारा जनता से जुड़ाव भी उतना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के साथ में मिलकर और आपका वोट चोरी कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव जो खड़ा कर रहे हैं, ये देश के लिए जो है खतरनाक है, ये देश के साथ देशद्रोह है। सर, ये इतनी चर्चा के बाद आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मनाई स्थिति स्पष्ट होगी। देश के जनादेश पर भरोसा नहीं हो रहा है कुछ समय से। पहले जनादेश को जिस तरह से स्वीकार करते थे, क्योंकि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी भी 2 से जनादेश ही स्वीकार करती आई है, जब ये 2 पर थे। मतलब अब ट्रेंड ये हो गया है कि हार रहे हैं तो कोई ना कोई जो इलेक्शन की मैकेनिज्म है उस पर चुनाव, उस पर निशान, उस पर सवाल लगाए जाएं, उस पर निशान खड़े किए जाएं कि इस वजह से हार रहे हैं। जबकि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी इसी दौर से गुजरी है, तो उन्हें भी, उन्होंने जो अपने आप को रिफॉर्म किया, जो परफॉर्म किया, उसके बेस पर, तो वो उस पर, उस आत्मविश्लेषण पर कांग्रेस जा नहीं रही। कांग्रेस कह रही है राहुल जी के होते हुए ऐसे इतनी हार कैसे हो सकती, क्या कहें? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो किसी सफलता के पीछे या असफलता के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। सफलता के पीछे भी बहुत कारण होते हैं और असफलता के पीछे भी बहुत कारण होते हैं। अगर हम बिहार के चुनाव को देखें, अगर हम सबसे पहले तो विपक्ष के चुनाव को देखें, विपक्ष के चुनाव में 2 केंद्र, एक कांग्रेस और दूसरा तेजस्वी यादव। आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव में कोई तालमेल नहीं था। जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में एक प्रकार से उपेक्षा जैसी की, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो होना था।
वो फिर तेजस्वी यादव चूंकि पूरे कैंपेन के लीडर हो गए, कांग्रेस उनके अंडर में काम करने लगी एक प्रकार से। और तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं, न केवल अपने जो सहयोगी दल है उनको तो छोड़ दीजिए, वो अपने परिवार को ही ठीक से नहीं संभाल पाए। उस फिर जो कैंडिडेट का चयन हुआ बिहार में, खास तौर से कैंडिडेट का चयन ज़्यादातर ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं है किसी एक उम्मीदवार को, विपक्ष के उम्मीदवार को सर्वसम्मत स्वीकार किया गया होगा। बाकायदा प्रदर्शन हुए, कई बार तो जेडीयू के खिलाफ कांग्रेस ने कहा कि गलत आपने टिकट दे दिया, और जेडीयू के खिलाफ जेडीयू के भी लोग आए। तो कुल मिलाकर के आरजेडी के खिलाफ वही लोग आए। तो कुल मिलाकर के उस असंतोष के पीछे इस तरह के परिणाम की उम्मीद थी। अब हम भाजपा की रणनीति को देखें, भाजपा की रणनीति में इतना जबरदस्त तालमेल था। पहली बार, आमतौर पर इससे पिछले चुनाव में भी अपन ने देखा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी असंतोष के स्वर तो आए थे, लेकिन इस बार कोई असंतोष का स्वर नहीं आया। तो मैं समझता हूं चुनाव का एक तालमेल रहा। तीसरी एक और बात अगर आप देखें, कांग्रेस के में और भाजपा के प्रचार में और रणनीति में अंतर। एक जमाना हुआ करता था, कांग्रेस के नारे लोगों के मुंह पर चढ़ते थे, जैसे कहा कि जय जवान और जय किसान, ये कांग्रेस का नारा था। कभी कहा कि इंदिरा लाओ देश बचाओ। प्रश्न इस बात का नहीं है, बहस इस पर हो सकती है कि झूठ बोला कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। एक बार नारा आया कि जात पर ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। एक बार नारा आया कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। ये नारे ऐसे थे हर चुनाव के जो पब्लिक को पकड़ करते थे। अब इस समय कौन सा नारा है? वोट चोर गद्दी चोर। इस पर यकीन करेगा? क्योंकि मतदाता सूची बनती है, उसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, और जब मतदान होता है वहाँ राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होता है, वोटिंग मशीन उनके अंडर में होती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कहीं मतदाता सूची की शिकायत थी तो उसी समय करना थी। तो कुल मिलाकर के ये शब्द मिल गया उनको कहीं से, वोट चोरी का। तो फिर एक और बात, कांग्रेस इस वक्त समय इतनी नकारात्मक पॉलिटिक्स पर है, वो अब एंकर पर ही हमला करती है। कई बार तो मैंने टीवी की डिबेट में देखा, भाई आप अपनी मुद्दे की बात, कवच कुंडल पहन के बैठा हूं सर। अब इतना तो लोकतंत्र में अपने भाइयों को छूट देना चाहिए। कहाँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी और खिसियाना प्रवक्ता एंकर नोचेगा, ये एंकर को समझना पड़ेगा। आप भाई आप इतना मेकअप सेकअप करके बैठते हो तो इतना सुनो। अब क्योंकि ये तो मीडिया का भी इस समय पर, मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है सर। एक समय आप लोगों का रहा होगा जहां आप लोग लिहाज करते थे। मुझे इसमें कहने में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो सुनना पड़ेगी। और अभी संक्रमण काल है, सोशल मीडिया में हर तीसरा चौथा आदमी प्रवक्ता है। अब आप देखो कितने अभी एक हाई कोर्ट का डिसीजन है कि 16 तारीख को कोई प्रदर्शन है ग्वालियर में, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की आप लकीर खत्म करते हैं तब ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो वो स्वागत है, बिल्कुल एंकरों को तो राइट रखिए जब आपको ठीक नहीं लगे कोई बात। तो अमित जी से समझता हूं आज पैनल में ईश्वर कृपा से इतने सौम्य लोग हैं कि अन्यथा मुझे तो खून पतला करने की दवाई खा के बैठने की इच्छा होती है जब इस पैनल में। लेकिन चूंकि ईश्वर कृपा से अमित जी, निशिकांत जी ऐसे लोग हैं, इधर का पैनल तो चूंकि संपर्क वाला है तो सुकून से बात हो रही है इतनी हार जीत के बाद। लेकिन अमित जी एक चीज, एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि कई बार हम जब लगातार हार के कारणों की हम खोज करते हैं, कांग्रेस विश्लेषण करती है, तो जैसा अमित जी ने कहा था कि मोदी जी अगर हार जाएंगे तो फिर मोदी जी का पता नहीं चलेगा। जनता तो छोड़िए, मोदी जी की पार्टी में मोदी जी कहाँ हैं ये पता नहीं चलेगा। निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए। एक कैप्टन के नेतृत्व में अगर कोई दल बार बार हार रहा है तो कैप्टन, कांग्रेस के पास बहुत बड़ा एक बौद्धिक वर्ग है, बहुत जुझारू लोग हैं, ले दे के चाहे वो पार्टी में किसी पद पर रहें न रहें, पावर सेंटर राहुल जी हैं। जबकि राहुल जी पहले गांधी परिवार के ऐसे सदस्य होंगे जिनके विरोध में बड़े बड़े लीडर्स ने दबे स्वर में ही सही लेकिन आवाज उठाई। जब नेतृत्व के ऊपर उस तरह के स्वर उठने लगे तो
स्वरों को दबाने से जनता के स्वरों को नहीं दबाया जा सकता। आपको नहीं लगता कि ये भी एक समस्या हो सकती है? कांग्रेस, ये तो आपकी इंटरनल है, इसमें चेंज करके देख लीजिए। भले ही खड़गे जी ने को आपने अध्यक्ष बनाया, सब किया, लेकिन अल्टीमेटली सबको दिखता है कि पावर सेंटर राहुल जी हैं। चाल से समझ में आता है उनकी कि पावर सेंटर हैं, खट से डाइव कर देते हैं वो तालाब में, समझ में आता है। मतलब वो जो उनका जो फिजिकल मूवमेंट है वो बताता है कि हैं तो वो पावर सेंटर। तो जब इतनी हार है तो वहां समीक्षा क्यों नहीं करते? ये नहीं है कि मुझे राहुल जी से कोई समस्या है, मुझे लगता है कि एक बार ये भी चेक करके देख लीजिए ना। जी देखिए, आपने ठीक कहा, आपका विश्लेषण बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कौन व्यक्ति है इस देश में जो 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा किया हो, 4,000 किलोमीटर की पद यात्रा किया हो और पूरा देश जो घूमे हो? हमारे यहाँ एक नर्मदा के किनारे वही है, अभी गुरु, बाबा गुरु हैं, कौन है, दादा गुरु, वो तो दौड़ रहे हैं यहाँ उससे ज्यादा यही खंडवा के आसपास दौड़ रहे हैं, कॉपीन लगा के, बिल्कुल कॉपीन में, बिना कपड़ों। अच्छा, वो तो राहुल जी तो फिर भी ट्रक व्रक सब साथ लेके चलते हैं, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते। अगर ये मतलब कोई उपलब्धि है, अगर और ये एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व करने का मानक आपने बनाया, तो अवधूत दादा गुरु नाम है उनका, अभी भी दौड़ रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से दौड़ रहे हैं। चाहे जहां वो अपना वो लगा देते हैं, रोड किनारे खाना बनाते हैं, और वो इस मामले में राहुल जी से ज्यादा चल चुके होंगे, चल इस बात की गारंटी। जी मैं नवीन जी बड़ी विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो दौड़ रहे हैं उनका दौड़ने का उद्देश्य क्या है? यस, वही जो राहुल जी का है, जोड़ रहे हैं, सबको मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप अवधूत दादा गुरु डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नीम के पत्ते, मतलब ऐसे ही वो भी जोड़ रहे हैं, मतलब देश जोड़ने का उनका कोई नहीं, न तो कोई हिंदूवाद की बात करते हैं, ऐसे ही सामाजिकता की बात। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मतलब दौड़ने की, चूंकि आपने कहा कि चूंकि वो 10,000 किलोमीटर चले, इसलिए उन्हें इतनी हारों के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए एज लीडर पार्टी का। मुझे लगता है कि एक ऐसा होता है कि देखिए कर रहे हैं कंटिन्यू, अच्छी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि पार्टी में विरोध के स्वर उठे, तो क्यों नहीं ये एक बार परिवर्तन करके देखते हैं? जी देखिए नवीन जी, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं और मुझे लगता है वेरी टू स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दिस इशू। और लगातार अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कई जगह उनके नेतृत्व में सरकार भी बनी, ऐसा नहीं है। 54 से 99 उनके नेतृत्व में आया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको सिस्टम निश्चित तौर पे देखिए, जब कार्यकर्ता जो होता है वो तन मन धन, क्योंकि वही पार्टी का हमारा आन बान शान और पार्टी की प्राण होता है, और कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है। मुझे ध्यान है 2008 में विवेक तनखा जी राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं अमित जी से मिला था भोपाल में, उस समय ये पार्षद हुआ करते थे और मैं यूथ कांग्रेस में हुआ, और ये आज भी पार्षद मतलब ही हैं। जी आप सोचो, लेकिन अच्छे प्रवक्ता भी है। ये प्रोग्रेस का पैमाना है कि इन जैसा व्यक्ति, निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि इन जैसा व्यक्ति आज विधायक या सांसद होना चाहिए था, एक अच्छा बड़े पद का पदाधिकारी होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ता, ये भी एक प्रॉब्लम है, जहां मैं तो मतलब आपको सुन के मेरी मतलब मैं सच बोल रहा हूं अमित जी, मुझे आपकी संयमित भाषा मेरे अनुज को और आपकी, आज विधायक होना था, सांसद होना था, मैं उनकी वर्किंग देख चुका हूं 2008-9 में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने 89 से NSY के जिला आपके अपने लोग अगर आप देखेंगे कि वो तो पार्षद तक नहीं रहने देने की पूरी कवायदे करते हैं, इतनी कल है कुनवे में। वो तो मैं कहा ना कि आप जैसे सौम्य लोग, आपके जैसे डेपुटी लोग जिस पार्टी में हो और उस पार्टी की हार हो रही हो, तो समीक्षा ऊपर से नीचे करने की जरूरत है। भले ही देखिए समीक्षा तो होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए नवीन जी, चिंतन मनन होना चाहिए। निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं से भी मिलकर पूछना चाहिए कि क्या ऐसा हो गया कि हम बार बार हमको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपसे अगर बात करना चाहूंगा तो 15 साल की उस सरकार को इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे हमने 14 सीटों में लाके छोड़ा था। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी आप उससे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, अभी हमारे बहुत ही आदरणीय जी की मैं बातों को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बार हम देखते हैं कि एंकर पे प्रश्न उठा देते हैं। निश्चित तौर पे हम सब उसका बहुत विरोध करते हैं,
कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग प्रश्न उठा देते हैं, लेकिन अब मैं जो कहूंगा शायद किसी को सुनने में बुरा लग जाएगा, मेरा इंटेंशन वो कहने का नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में चौथा स्तंभ बहुत मजबूत होना चाहिए। और हम सब, क्योंकि लगातार 12 सालों से हम लोग डिबेट में बैठ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र हैं और समय समय पे वो हमारे लिए और हम उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन इन कहते हैं ना कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं नवीन जी। क्या बात। और मुझे दिक्कत तब होती है जब कलमकार, जो जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज देश में जो माहौल है, अगर वो कलम की जगह कमल पकड़ लेते हैं तो फिर दिक्कत मेरे जैसे लोगों को होती है, असंख्य भारतीयों को होती है। तो इंटेंशन आपका मैन टू मैन डिफेंड करता है। मैं वकील हूं, हो सकता है हमारी फेटर्निटी में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ खराब लोग होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी चौथे स्तंभ की बहुत है। और मैंने जैसा कहा कि कई बार आपने भी, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ कई बार ऐसी रिपोर्टिंग होती है। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि सिस्टम तो हमको भी बदलना पड़ेगा, सिस्टम देश में भी बदलना पड़ेगा। और मैं पुनः मेरे अनुज पांडे जी को बधाई देना चाहता हूं कि पांडे जी आपको पुनः बहुत बधाई। तो पांडे जी कमाल करते हो पांडे जी, ये वाला डायलॉग आज बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन पूरा माहौल मोदीमय है, बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में स्कोप रह नहीं गया है। पहले होता था कि केंद्र के चुनाव होते थे तो केंद्रीय नेतृत्व के उस पर होते थे, अब प्रदेश के नेतृत्व की कोई बहुत ज्यादा अहमियत रह नहीं गई है। मोदी जी की चिट्ठी पर चुनाव चल रहे हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो टाटा और बाय बाय वहीं तक तो सीमित हैं, बहुत ज्यादा कहाँ, हर बार लेके चिट्ठी पत्री लेके दिल्ली दरबार, पार्षद बनाने तक के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो नहीं लगता कि सत्ता का थोड़ा जीत के साथ साथ केंद्रीयकरण भी हो रहा है? नहीं, पर्ची से मुख्यमंत्री भी बनता है, ये भी हमने देखा है नवीन जी। जी वो तो अब तो पांडे जी, लेकिन चूंकि जीत की उसमें हर्षोल्लास में सब चलता है, लेकिन ये भी एक सवाल है कि ये जीत लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत तो है, लेकिन अब कार्यकर्ता सीधा दिल्ली दरबार से जुड़ा है, बीच का जो फेडरल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अब वैसा नहीं रहा है। निशिकांत जी। नवीन जी, कार्यकर्ता सीधा बूथ से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के 80 से लेके यहाँ तक के सफर को आप पराक्रम से जोड़ेंगे तो बूथ पे जो हमने पराक्रम किया है, प्रयास किया है, संघर्ष किया है, त्याग तपस्या किया, उसके परिणाम स्वरूप ये प्रतिफल आते हैं। लेकिन आप एक गाना गाते गाते रह गए, अगर हमें वो मिले तो एक लाइन गाना। अरे प्लीज आप पूरा अंतरा का सुनाइए। और कांग्रेस पार्टी के लिए और खास करके आरजेडी के लिए, जी कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। जी आप इस प्रकार के वायदे किए कि हर घर में एक सरकारी नौकरी। साहब बिहार प्रदेश पूरा सर पकड़ के बैठ गया कि बाप जो है जॉब के नाम पे पूरा जमीन खा गया, अब बेटा पूरा बिहारी खाने के चक्कर में बैठा है। अभी अमित श्रीवास्तव जी, अमित शर्मा जी बात कर रहे थे, देखिए एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया नवीन जी, और बोला जहां हाथ रखता हूं वहां दर्द होता है। जी। उसका सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, सोनोग्राफी हो गया, सारे टेस्ट हो गए। दूसरे डॉक्टर आए, एक सिंपल मेडिसिन आया, बोला क्या हुआ बात, तो बोले ऐसा बता रहा है, उसके उंगली का एक्सरे कर, उंगली में उसका दर्द। दिक्कत आपने पकड़ा है सही, नेतृत्व में भरोसा नहीं होना, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होना, कोई विजन नहीं होना। आप सोच रहे क्या कि हम वोट चोरी बोल के, देखिए राहुल गांधी जी की मजबूरी है कि ईवीएम या वोट चोरी पे नाम डालना है कि मेरे ऊपर बात नहीं आए, लेकिन जैसे अगर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो वास्तव में पूरी शक्ति से ये बात कहता कि देखिए यहां गलत हो रहा है, आप इस पे चर्चा की। लेकिन होता क्या है कि परिवारवाद से ही निकली है कांग्रेस। आज तक कांग्रेस इतने टुकड़ों में बटी क्यों बटी, पावर सेंटर क्यों बटा, चाहे इंदिरा गांधी जी से शुरू करे और जोगी कांग्रेस तक आ जाए। आप नवीन जी, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धैर्य से, हम जब 2 सीट पे थे तब नहीं घबराए, जब हम 303 पे थे तब अहंकारी नहीं हुए, 15 सीट की बात कर रहे थे अमित श्रीवास्तव जी, डंके के चोट पे बहुत खराब लगा, इतना खराब कि हम चेहरा दिखाने लायक नहीं थे, लेकिन प्रण लिया था कि जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक सांस नहीं लेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं। आज देखिए, मैं आपसे पूछता हूं अमित श्रीवास्तव जी, आप भी हैं और शर्मा जी भी हैं, 2 कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप दोनों में से कोई बिहार गया था?
आप दोनों में से कोई नहीं गया होगा। मैं औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में 9 दिन की ड्यूटी करके आया। ये योग्यता, परिश्रम और आपकी जज्बा होनी चाहिए आपकी पार्टी के प्रति, और पार्टी जहां भेजती हम जाते, लाखों लाख कार्यकर्ता। आज ये चुनाव खत्म हो गया ना, आप ये सोचते हो कि आज ये बिहार का चुनाव खत्म हो गया, हम सांस ले रहे हैं। बंगाल चालू हो गया साहब। ठीक। आप जाएंगे कब बंगाल? आप बंगाल तब जाएंगे जब चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। जी जी, उस दिन जाएंगे। प्रतिक्रिया तो लेता हूं। ये कार्यकर्ता के पराक्रम की, परिश्रम की, पराकाष्ठा के प्रतिफल की परिणति है। इससे ज्यादा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। नवीन जी, मेरा आपसे आग्रह है हाँ। कि मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। नहीं, समय इस वाले 2-2.5-3 मिनट कि अभी पांडे जी ने कुछ एक्सरा और सिटी स्कैन की बात करी। जी। ये समय है, हार स्वीकार है, लेकिन 56 इंच की छाती का 2024 में भी एक्सरा और सिटी स्कैन हुआ था। किसकी है 56 इंच की छाती? जो 400 पार ले जा रहे थे वो रह गए 240 पर। तो सिटी स्कैन और एमआरआई में पता चला, जब जनता ने करा कि ये तो सब सफेद सफेद नकली मुखौटा है, 56 इंच की छाती तो अब बची नहीं। अब एक बात, दूसरा, आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा, चूंकि राजनीति है, मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखता हूं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। बहुत सारी चीजों में उन्होंने कहा कि राजनीति जो मैंने अभी सीखी है कि वो कब परिवर्तित करे किस चीज में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीती, बधाई। अब उन्होंने कहा कि कभी भी मतलब कांग्रेस को पैक्ट नहीं करना चाहिए। हम विधानसभा को लेकर आए तो आलोचना हुई अखिलेश की और राहुल जी की कि इनको पैक्ट नहीं लड़ना चाहिए। जब 24 का चुनाव हुआ, वही सपा और कांग्रेस ने जब बात करी और तो एक साथ देकर उत्तर प्रदेश में परिणाम दिया, तो उससे पता चला कि हमें साथ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अब बात आई चैनल के एंकर की, तो कभी कभी क्रिटिसाइज इस लेवल पर हो जाता है आदरणीय शर्मा जी कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि इसमें नवीन जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो एंकर है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठा है, जैसे पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे। जब रविश कुमार जी और सुधीर चौधरी जी जब एक बड़े चैनल में हुआ करते थे, मैं उनके मुंह की बात बता रहा हूं आपको, लाइव चैनल पर मैं उनसे मिला, जब चैनल पे बैठते थे तो क्या क्या कहते थे तो देश जानता है। आज जब बाहर उन चैनलों से कर दिए गए, तो मेरी उसके बाद मुलाकात हुई थी राजस्थान में और दिल्ली में एक से, तो उन्होंने बताया सच के कैसे सच आता है। तो इसीलिए पर्दे के पीछे और क्रेडिबिलिटी कहां तक शून्य हो चुकी है एंकर की, कुछ लोगों को छोड़कर, इस देश को पता है। अब आई बात पढ़ाई लिखाई की, तो देश के प्रधानमंत्री की डिग्री और स्मृति ईरानी जी और मौर्य जी, जो अब कल शायद मुख्यमंत्री पांडे जी बनाने वाले होंगे नीतीश जी को हटाकर, उनकी डिग्री का ही पता नहीं है, तो डिग्री का क्या है। अब आखिरी बात, सबको कहा कि वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने कांग्रेस दफ्तर से निकालकर वोटर लिस्ट नहीं दी। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग में इस देश में और इस देश में मुखरता से अपनी बात रखने का जो काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करा है, वो देश उसकी सराहना करता है। परिणाम विपरीत हो सकते हैं। आज राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट दी, हरियाणा का उदाहरण बताया पूरी मीडिया के सामने। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, और स्वयं सरकार मोदी जी की है, आप एफआईआर लॉन्च करा दीजिए राहुल गांधी पर अगर वो गलत बोल रहे हो। भाई, उन्होंने चुनाव आयोग के परिणाम को ही पुष्टिगत करके दिखाया है, उसकी भी अब अगर आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी चुनाव के परिणाम को लेकर, तो मैं समझता हूं कि देश की दिशा तय हो जाएगी। अंतिम बात, आज जैसे 10,000, नवीन जी इस बात को शायद मैं आपकी इस चैनल पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार आप जैसे आपने रमेश शर्मा जी ने बोला, आपने टोका कि नहीं कई एंकर भी गलत हो सकते, मैं आपको नमस्कार और सैल्यूट करता हूं। इस बात को लेकर नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, क्योंकि आपने बताया है। आज जिस तरीके से प्रणाली चालू हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 महीने पहले 10,000 रुपए महिलाओं को डाल देती है, 1.25 करोड़ महिलाओं को, और यह प्रशंसा करती है कि हमने वोट करके चुनाव जीत लिया। उस प्रशंसा कब होगी कि हमने विकास करके, वो एक मुद्दा हो सकता है, ये मुद्दे पर विचार देश की जनता को करना पड़ेगा। परिणाम हो सकता है इनके पक्ष में हो, लेकिन ये देश के पक्ष में घातक है। जी सचिन जी, ये देखिए, अब थोड़ा सा ये पॉइंट पर आए कि ये जो चुनाव पूर्व फ्री रेवड़ी देने की जो परंपरा चल गई है कि भाई 10,000 रुपए सारी महिलाओं को दिए कि वो उससे वो
उद्यम शुरू करेंगी, तो चुनाव के टाइम पर क्यों? इस पर जरूर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये हालांकि जहां इनकी सरकारें वहां ये भी दे रहे हैं, ये तो एक 1.25 लाख का वादा भी करे आए थे, हार गए हालांकि। तो अमित जी इधर देखेंगे नहीं, एकदम मासूम से चेहरा बना के बैठ गए। समस्या ये है कि राजनीति में सामान्यतः चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, लेकिन राजनीति में चोर चोर दुश्मन हो रहे हैं। मौसेरे भाई हो जाएं, जब तक मौसेरे भाई थे तब तक चलता था, अब राजनीति में थोड़ा कपड़े ज्यादा फटने लगे। नवीन जी, आपको ये इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं वो भाजपा की सरकारें चला रही हैं। तो ये जीविका दीदी जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भाजपा की सरकारों में ये चल रहा है। अब क्वेश्चन वहाँ आता है जब कांग्रेस की सरकार होती है और 200 सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव के ठीक पहले, और भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये बोलते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री, कि भारतीय संसाधनों पर जो है पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और जब संविधान की बातें नहीं होती हैं तब ये प्रश्न जरूर उठता है। तो ये जो बातें हैं, जो आज बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के योजना के तहत अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बिहार में महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, जिसके कारण हम ये चुनाव जीते हैं कि आज 6 बजे के बाद में वहां महिलाएं जो हैं स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। उस प्रदेश में आपने अगर फीडबैक लिया हो, आपने अगर टीवी की रिपोर्ट्स देखी हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां के लोगों ने जब ये जिस तरह से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है उसके रीजंस बताए हैं लोगों ने कि हमने क्यों वोट दिया है, क्यों इस सरकार को हम वापस लाना चाहते थे। तो आप जो सक्सेस स्टोरी है सरकार की उसको भी ध्यान में दें। जी जी, अंतिम प्रतिक्रिया अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सुनिए, 2 मिनट देख लें। अंतिम प्रतिक्रिया एनसीआरबी की रिपोर्ट बिहार की देख लें, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, भले परिणाम आपके पक्ष में। एनसीआर देख लें। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। बिल्कुल 1 घंटा भी कम पड़ गया, इतने अद्भुत लोग बैठे थे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, कुल मिलाकर के ये परिणाम आ गया है, इस परिणाम को तो स्वीकार करना ही चाहिए और भाजपा को एक सावधानी बरतना चाहिए कि चूंकि ये रिजल्ट बहुत हाईएस्ट रिजल्ट है, कई वक्त बहुत ऊंचाई पर पहुंच करके आप उस ऊंचाई को बनाए नहीं रख सकते। और कांग्रेस को ये चाहिए वो अपनी समीक्षा स्वयं करे, अपनी गलतियों को देखे, दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय वो क्या ताकत हो सकती है, जिस ताकत से जहां वो थी एक समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल कांग्रेस है, आज कल्पना कर सकते हैं कि वो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के सहारे चुनाव जीत रही है। ये कांग्रेस को खुद सोचना पड़ेगा। और फिर मैं ये कहूँगा, ठीक है कि लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ गई होंगी सपा से समझौता करके, उनको 1 सीट मिले 0 मिले, लेकिन अपनी दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी चाहिए। और पूरे देश भर में उनका वोट बैंक अपना वोट बैंक है। वोट बैंक सीट भले ही कम हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं उनका वोट बैंक घटता नहीं है। अपने उस वोट बैंक को बढ़ाएं, सकारात्मक बात करें और अच्छी जो मौलिक जिस दिशा में कांग्रेस चलती थी उस दिशा में चलें वो। जी जी, आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भैया एनडीए रिपीट हो गई, महागठबंधन की बीट हो गई, एलजेपी के लिए ट्रीट हो गई, आरजेडी के लिए हीट हो गई और ईवीएम इस बार स्वीट हो गई। तो इतना कुछ हो गया है बिहार में। बिहार में बहार है, कांग्रेस में बुखार है और मुझे इस देश की जनता से प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम।